हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर 5 का बी, है ना। अध्याय 5 का सेकंड पार्ट है, 5.2 कह सकते हो, है ना। 5.2 करके बी करके है नवबोध के बुक में, घर्षण के बारे में, है ना। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार कितने होते हैं, घर्षण के लाभ हानि, ये सब हम लोग देखेंगे, है ना। चलो चालू करें तो घर्षण। चलिए हेडिंग डालिए घर्षण। 5 का बी है। ठीक। अध्याय 5 का बी हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। अब घर्षण क्या है, कैसा है, किस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, घर्षण क्या क्या जरूरी है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में, है ना। तो देखो, घर्षण किसको कहते हैं? जो घसर के चले वही घर्षण है। है ना। मजाक कर रहा हूं। देखो, घर्षण किसको कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु की सापेक्षिक गति का क्या करे, विरोध करे। घर्षण बल का बात नहीं हो रहा है, केवल घर्षण का बात हो रहा है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी सापेक्षिक गति का विरोध करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। सापेक्षिक गति क्या है? मान लो ये एक वस्तु है, इसके सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु ऐसे करके गति कर रही है, तो इसकी इस गति का विरोध करे, इसके विपरीत दिशा में चले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, घर्षण। और बल के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, घर्षण बल, है ना। ठीक, समझ गए घर्षण के बारे में। ये 3 प्रकार का होता है ना। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण, है ना। स्थैतिक घर्षण जब वस्तु रुकी हुई हो, है ना, जब हम धक्का दें और वस्तु चले ही ना, तो उस समय जो घर्षण लगता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। और सीमांत घर्षण जब वस्तु चलने ही वाली हो, चले ना, जब चलने ही वाली हो चले ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। चलने ही वाली हो चले ना कहने का मतलब क्या है? जब बस वस रुका रहता है, उसको धक्का देते हैं तो बस आगे पीछे होता है, आगे पीछे। तो वही है, चलने ही वाली हो लेकिन चले ना, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। और तीसरा गतिक घर्षण होता है। इसके अंदर का 2 घर्षण आते हैं, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। पूरी डिटेल की डिटेल हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक, तो चालू करें। चलिए, तो हेडिंग डालते हैं घर्षण, और पहले समझते हैं घर्षण के बारे में, है ना। तो घर्षण किसको कहते हैं? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु की सापेक्षिक गति का विरोध करता है, उस वस्तु की सापेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे घर्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा लोगों? घर्षण कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी सापेक्षिक गति का विरोध करे, उसको घर्षण कहते हैं, है ना। जैसे हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारा है ना। जैसे हम लोग कर कहते हैं, मान लो ये है, एक कोई तल है जिस पर ये वस्तु है, एम द्रव्यमान की। ये वस्तु इधर चलती है, तो इसके सापेक्ष ये क्या कर रही है, गति कर रही है, सापेक्षिक गति। इसका विरोध करे मतलब वो इधर चलाने से वस्तु ज्यादा कम चले। ज्यादा कम चले मतलब कभी ज्यादा चले कभी कम चले, तो उसके यहां पर जो बल लगता है, हमेशा तल और वस्तु के इस संपर्क तल के बीच में लगता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण, है ना। जो घसर के चले जिसको कह सकते हो, वो हम लोग का क्या है, घर्षण है। ठीक। अब देखो, घर्षण बल क्या होता है, ये तो हो गया घर्षण। अब घर्षण बल क्या होता है, देखो। ठीक, घर्षण बल क्या होता है, हेडिंग डालो, फिर बता रहे हैं। अब देखो, घर्षण बल किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच होने वाली, दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति का। अब देखो, दो वस्तुएं हैं, तो दो वस्तुएं जब चलेंगी या दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होगा, तो उसका विरोध करने वाले बल को, सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं।
है ना। दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होने वाले, है ना, दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, है ना। ठीक, घर्षण बल याद रखो, ऐसा है कि जब वस्तु गति करती है तो घर्षण बल लगता है ना। मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, घर्षण बल जैसा ही, मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, कहने का मतलब क्या है, किसको, हाँ हाँ ठीक, तो देखो ये घर्षण है और ये घर्षण बल है, ये घर्षण के बारे में है, घर्षण क्या है उसके बारे में, और ये घर्षण के बारे में है। ठीक, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, कहा था मैं, हाँ तो देखो, घर्षण बल तभी लगता है जब क्या होता है, वस्तु गति करती है, कहने का मतलब साथ जिएंगे साथ मरेंगे, है ना। जैसे ही गति चालू होगी घर्षण भी उसी समय चालू होगा, सापेक्षिक गति का विरोध करता है। ठीक, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ठीक, चलो अब देखो, ये है हम लोग का घर्षण बल और ये हो गया घर्षण, इसको नोट करो, फिर घर्षण के प्रकार वगैरह को बताते हैं और आगे डिटेल। हो गया। अब देखो इसका एक और परिभाषा लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, अथवा करके, मैं मुंह से बता रहा हूं, इसको लिखवाऊंगा नहीं, हाँ हाँ मुंह ही से बताऊंगा, और कहां से बताऊंगा, तो मुंह ही से, मतलब बोल के बता रहा हूं, कहने का मतलब सेंस मेरा बोल के बता रहा हूं, मैं लिख के नहीं बता रहा हूं। देखो, घर्षण बल एक तो हो गया, दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, जब, देखो, जब एक वस्तु के ऊपर, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चलती है, जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु चलती है, तो इनके संपर्क तलों के मध्य, इनके मध्य, इनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, जो इस वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रख कर चलाते हैं हम लोग ऐसे करके, है ना, तो जब चलाते हैं तो इनके संपर्क तल, मतलब इसका नीचे वाला तल और मेरे हाथ का ऊपर वाला तल, दोनों का तल जुड़ेगा एक साथ तो संपर्क तल कहलाएगा। इनके इन संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है। यह बल का काम क्या होता है, वस्तु की गति का विरोध करे। अगर वस्तु इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इस डायरेक्शन में जाए, तो वस्तु की गति का विरोध करती है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। लिखवाना है उसको, चलो तुम लोग का मन है। जब दो वस्तुएं, जब दो वस्तुएं, लिखते जाओ मैं बोलते जा रहा हूं, जब दो वस्तुएं, या उसको जमा के लिखोगे, चलो जमा के लिखवा दे रहा हूं, रुको, है ना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य, उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है ना, जो वस्तु की गति का विरोध करता है, वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। इसे ही घर्षण बल कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोगों, घर्षण बल कहते हैं। क्लियर हो गया इतना, चलिए इसको नोट करिए, फिर घर्षण बल से संबंधित कुछ कुछ तथ्य तथ्य देखेंगे हम लोग, है ना, क्या क्या है कैसा है उसको, इसको नोट करिए। चलिए घर्षण बल को, ये हो गया। चलो अब लिखो घर्षण से संबंधित कुछ तथ्य, या ऐसे कर दो, नोट पॉइंट बना देते हैं, चलो इसको, है ना, इस चीज का नोट पॉइंट, नोट पॉइंट बना देते हैं। चलो नोट कर दो, पॉइंट काहे करोगे। ठीक, अब देखो इसमें समझो क्या क्या चीज है ना। घर्षण बल के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक, पहला पहला हम लोग का घर्षण बल है, ये दो वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य कार्य करता है ना। घर्षण बल जो है, देखो इसी में पहला बताता हूं, जो ये घर्षण बल है, घर्षण बल दो वस्तुओं के
संपर्क तलों के मध्य में काम करता है, मध्य में कार्य करता है ना। मतलब मान लो ये कोई फर्श है या ये मेज है, मान के चलो मेज, मेज स्टूल कुछ भी, और यहां पर एक वस्तु रखे हैं एम द्रव्यमान का, एम द्रव्यमान का वस्तु है। तो वस्तु का ये तल और इस टेबल का ये तल, इन दोनों तलों के मध्य यहीं पर कार्य करेगा, है ना। दो वस्तुओं के संपर्क तल, इस वस्तु का संपर्क किसको कहते हैं? जब दो वस्तुएं एक दूसरे को पास आती हैं वो संपर्क कहलाता है ना। तो इसका तल ये है, इसका तल ये है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएगी, इसको संपर्क तल कहेंगे। तो इसी के मध्य में कार्य करता है। दूसरा, यह गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में लगता है। अब देखो, मान लो वस्तु इधर गति कर रही है, तो ये जो घर्षण बल का मान है किधर गति करेगा? इधर, गति की दिशा के विपरीत दिशा में, है ना, वस्तु के गति के विपरीत दिशा में। ठीक। तीसरा याद रखना, यह संपर्क तल के समांतर होता है। घर्षण बल जो है संपर्क तल के समांतर होता है। अब अगर यह संपर्क तल है तो इधर तो लंबवत हो जाएगा, समांतर कैसे लोगे? या तो इधर लोगे या इधर लोगे। अब इधर नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग का क्या बोला है, गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो इधर करोगे तो गति की दिशा में ही लगेगा, तो हम लोग का एक इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब घर्षण बल इन संपर्क तल के मध्य गति के विपरीत दिशा में लगता है, एफ। ठीक, क्लियर हो गया इतना चीज। चौथा चीज, यह असंरक्षी बल है, यह असंरक्षी बल है। अब असंरक्षी कहने का मतलब क्या है, तो इसको तुम लोग आगे पढ़ोगे, वहां पर पूरा डिटेल बताऊंगा असंरक्षी बल का। ठीक, तो ये अभी ऐसे ही समझे रहो। ये अगले चैप्टर में है, उसमें कार्य ऊर्जा प्रमेय में, है ना। इसकी वीडियो जल्दी आ जाएगी, वहां पर देख लेना। ठीक, अब हो सकता है सुबह शाम आप लोग की वीडियो आए, असंरक्षी बल है। पांचवा, और क्या, यह वस्तु के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के तल का जो क्षेत्रफल होता है इस पर निर्भर नहीं करता, है ना। घर्षण बल का मान जो है यह वस्तु के संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। हो गया इतना चीज, सबको समझ आया, दिमाग में बैठा? चलो इसको नोट करो, ये नोट पॉइंट को लिखोगे तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद घर्षण के प्रकार देखते हैं। ठीक, चलो नोट करो इसको। हो गया। अब देखो घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के प्रकार, तो घर्षण तीन प्रकार का होता है। एक होता है, देखो, एक होता है तुम लोग का स्थैतिक घर्षण, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक्स फ्रिक्शन। एक होता है हम लोग का सीमांत घर्षण, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक होता है हम लोग का गतिक घर्षण, और इस गतिक घर्षण के अंतर्गत दो आता है, एक आता है सर्पी घर्षण और एक आता है दूसरा लोटनिक घर्षण। खैर सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण को तो मैं बाद में अलग से बताऊंगा। ठीक, तो स्थैतिक घर्षण आता है जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और एक गतिक घर्षण आता है, सॉरी सीमांत घर्षण आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और एक आता है हम लोग का क्या, गतिक घर्षण, जिसको हम लोग सर्पी घर्षण या लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक, इस मतलब इसमें दो प्रकार होता है।
इसका इंग्लिश नेम, इसका, हाँ ले लो, लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिख लो लिख लो, बड़े काम की चीज। ठीक, तो इसका भी लिखोगे, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण का लिख लो। सर्पी को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, स्लाइडिंग वहां पर तो लिखवाऊंगा, और फ्रिक्शन, और लोटनिक को रोलिंग कहेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। हो गया इतना, ये ठीक। चलिए अब देखते हैं स्थैतिक घर्षण हम लोग का क्या क्या होता है। पहले एक एक चीज को क्लियर करते जाएंगे, है ना। पहले हम लोग देखते हैं स्थैतिक घर्षण क्या होता है। देखो, जब कोई वस्तु, परिभाषा पहले दिखा दूं, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, विराम अवस्था में होती है, तो वस्तु और तल के मध्य मध्य कार्य करने वाले घर्षण को, कार्य करने वाले या लगने वाले घर्षण को, जैसा भी लिखना चाहो, कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक, मान लो मान लो ये है रोड है, मान के चलो, ऐसे समझो, बस के उदाहरण से समझा दूं, बस के उदाहरण से, ये रोड है और यहां पर हम लोग का बस है, मान के चलो। ठीक, एक बस है, चित्रों पर ध्यान नहीं देना, तुमसे तो बढ़िया ही बनता है। हाँ ठीक, ये 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 बस है, चक्का आगे कर दो, ज्यादा क्लोज में आ गया। ठीक, ये बस है ना, ये बस। अब देखो, इस बस को तुम धक्का मार रहे हो, समझो क्या बोल रहा है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है, तब वस्तु और तल के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब वस्तु विराम अवस्था में हो और वस्तु और तल के मध्य कार्य करने वाले या लगने वाले घर्षण को, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक, या ऐसा कह सकते हो, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाया जाता है, तो वो दूसरी वस्तु चलने का प्रयास ही नहीं करती, चलती ही नहीं है, तो उस समय दोनों वस्तुओं के मध्य लगने वाले घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक, अब समझो, इसका डेली लाइफ से कनेक्ट करता हूं। मान लो एक बस है, वो स्थिर है, रुकी हुई है, अब तुम आके धक्का दे रहे हो बस को, तो क्या तुम्हारे एक जन का तुम क्या बाहुबली हो, बताओ ना। मान लो एक बस है और उस बस पर क्या है, हाँ अच्छा ये, हाँ ठीक, तो हाँ, कार्य करने वाले घर्षण को, हाँ हाँ ठीक। अच्छा समझो, अब देखो, मान लो एक बस है ना, अब वो बस स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, अब तुम एक जने आते हो और उसको धक्का देते हो एकदम, तो क्या तुम बाहुबली हो कि भल्लाल दे हो कि तुम्हारे धक्का देने से वो वस्तु या वो बस हम लोग का चल जाएगा? नहीं चलेगा। तुम एक जने आए, धक्का दिए, नहीं चला, दूसरे को लेके आए, फिर धक्का दिए, नहीं चला, तीसरे को लेके आए, धक्का दिए, नहीं चला। मतलब कहीं ना कहीं बल, तुम जितना बल लगा रहे हो, वो वस्तु भी या वो बस भी तुम पर उतना ही प्रतिक्रिया बल दे रही है, इसलिए तो तुम नहीं चला सक रहे हो, नहीं ढुला पा रहे हो। तुम एक जन आए तो वस्तु एक जन के मतलब बराबर बल लगाई, तुम दो लेके आए तो वस्तु दो के बराबर बल लगाई, लेकिन तुम्हारे बल का विरोध कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं उसके बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे बल का मान, वो भी अपना बल का मान क्या होते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। ठीक, तो ये, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह सकते हैं, है ना, या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। कहने का मतलब समझो, इस बल, देखो क्रिया, न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है,
न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, अगर इस पर तुम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो उसके फलस्वरूप विपरीत दिशा में भी 10 न्यूटन का बल लगेगा। तो वस्तु कैसी है? स्थिर अवस्था में है। मान लो इस बस पर तुम आते हो एक जने, एक व्यक्ति आता है और इस पर 10 न्यूटन का बल लगाता है, तो वस्तु नहीं चलती, मतलब वस्तु भी कहीं ना कहीं 10 न्यूटन का बल लगा रही है इसके विपरीत दिशा में। तुम क्या किया? दो व्यक्ति लेकर आए, दो व्यक्ति आए, 20 न्यूटन का बल लगाए, तब भी वस्तु नहीं खिसकी, तब ये बस नहीं हिला डुला, मतलब वस्तु पर भी कहीं ना कहीं 20 न्यूटन का बल लग रहा है विपरीत, इसलिए तो वस्तु नहीं चल रहा है। मान लो तुम क्या करते हो, 3 व्यक्ति लेके आते हो, बल का मान कितना हो गया? 30 न्यूटन। एक एक व्यक्ति अगर 10-10 न्यूटन का लगा रहा है तो कहीं ना कहीं इस बल का भी मान कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। वस्तु चल ही नहीं रहा है। अब तुम्हारा माथा ठनक गया, तुम सनक गए और तुम जिद्दी हो। जिद्दी हो कहने का मतलब मैं इस बस को धुला कर ही रहूंगा। तुम 5 आदमी ले आए, 3 थे 2 और ले आए, टोटल कितने हो गए? 5 व्यक्ति, है ना? 5 व्यक्ति हो गए। अब बल का मान बढ़ के 50 हो गया, तब भी बस नहीं चल रहा है, बस भी ढीठ है। तुम ढीठ हो तो हम भी ढीठ हैं, बस भी नहीं चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इस पर भी क्या हो रहा है? 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो देखो, हम इसको तो नहीं बदल रहे हैं, हम किसको बदल रहे हैं? इसको, हम जो बल लगा रहे हैं उसको बदल रहे हैं। तो यहां पर ये तो अपने आप बदल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब खुद अपने बल को वो क्या करता है? एडजस्ट करता है, बदल देता है। जितना बल तुम लगा रहे हो उतना बल मैं भी लगाऊंगा, ठीक? तो इनके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। ये बल लग रहा है तभी हम लोग का घर्षण लग रहा है, ठीक? समझ गए इसको? हाँ, तो ये है हम लोग का सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ एस से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक? और घर्षण किसको कहते हैं? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर घसर के चले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। ठीक, चलो इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? हाँ, बस अब ये समझो कि जो तुम बल लगा रहे हो तो वस्तु नहीं चल रही है, वस्तु गुस्सा है, तुमसे मुंह फुला के बैठी है कि मैं नहीं चलूंगी करके, ठीक? चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, चलो हेडिंग डालो, सीमांत घर्षण। इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब समझो सीमांत घर्षण क्या होता है ना? अभी देख रहे थे हम लोग, 5 व्यक्ति आए थे और इन लोग 50 न्यूटन का बल लगा रहे थे, तो ये वस्तु भी 50 न्यूटन का बल लगा रही थी, लेकिन ये ढीठ है, ये गुस्सा है, मैं नहीं चलूंगी करके बोल रही थी और नहीं चल रही थी। लेकिन हम लोग तो ढीठ के भी ढीठ हैं, है ना? इंसान जो ठहरे, जिस काम को ना कर बोलोगे उसी काम को हम लोग पहले करते हैं। हम लोग वैसे इंसान तो हैं, जिस काम को ना कर कहेंगे उसी काम को हम लोग पहले करते हैं। हम लोग क्या किए? 50 न्यूटन का बल लगा रहे थे, वस्तु नहीं चल रही थी, हम लोग ढीठ थे, हम लोग और बढ़ाएंगे और मरेंगे। तो हम लोग क्या किए? 50 न्यूटन का बल को बढ़ा करके, हम लोग 5 व्यक्ति लाए थे, उसको 10 व्यक्ति ला दिए। 50 न्यूटन को बढ़ा करके 10 दहम 100 न्यूटन कर दिए। अब 100 न्यूटन में भी ये वस्तु नहीं चला। अब हम लोग क्या किए? एक व्यक्ति और लाए, धीरे धीरे अब एक एक बढ़ाए, एक व्यक्ति और लड़ाए, 10 से 11 कर दिए, तो ये क्या हो गया? 110 न्यूटन। उस कंडीशन में क्या हुआ? अब ये 100 न्यूटन से ज्यादा तो बल नहीं लगा सका। उस कंडीशन में गाड़ी थोड़ा सा क्या हुआ? ऐसे हिलने डुलने लगा। कभी कभी देखे हो, धक्का मारते रहते हो तो आगे पीछे गाड़ी होता है, धक्का मारते हो तो गाड़ी आगे पीछे होता है ना? हाँ, बस वही है। तो वह बल जब किसी वस्तु पर लगाने पर वस्तु चलने ही वाली हो, चले ना, वस्तु चलने ही वाली हो, तो उस समय जो बल कार्य करता है, या उस समय वस्तु और संपर्क तल के मध्य जो हम लोग का बल घर्षण कार्य करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक? सीमांत घर्षण क्या है? सीमा का अंत, मतलब जो स्थैतिक घर्षण में हम लोग सीमा रखे थे कि वस्तु नहीं चल रहा है, अब बल इतना ज्यादा लगा रहे हैं कि वस्तु चलने ही वाली हो, लेकिन चले ना, चले ना, चलने ही वाली हो, तो उस कंडीशन में संपर्क तलों के मध्य लगने वाले घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं, है ना? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। समझ गए? तो चलो उसी को लिखते हैं कि जब, ऐसे कर दो ना, यहां कैसे लिखोगे?
स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। देखो, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं। एक परिभाषा और लिख लो अथवा करके। ठीक, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में लिखो, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल, वह अधिकतम बल, देखो यहां पर इस वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल 110, 100 न्यूटन में हम लोग का बल कार्य नहीं कर रहा था, 110 न्यूटन हम लोग बढ़ाए तो बल थोड़ा सा कार्य करने लगा। तो किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु गति करने ही वाली हो, है ना, जिस पर वस्तु गति करने ही वाली हो, जिस पर वस्तु गति करने ही वाली हो, उस समय संपर्क तलों के मध्य, संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले बल को, कार्य करने वाले घर्षण को या बल को, वही घर्षण बल, घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। इसको समझे, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, क्योंकि स्थैतिक घर्षण क्या था, ढकेल रहे थे तो ढकला ही नहीं रहा था, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन इसका मान एक समय ऐसे कर देंगे जब वो लिमिट क्रॉस करके चलने वाला होगा, है ना, अपना लिमिट जो स्थायी वाला जो लिमिट है रेस्ट कंडीशन में जब रुका है, उस कंडीशन को वो तोड़ के आगे बढ़ने वाला हो, तो उसी समय के जो घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। समझ गया सीमांत घर्षण क्या है? हाँ, इसे भी एफएस से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी हम लोग क्या करते हैं, एफएस से प्रदर्शित करते हैं, लिख लो। ठीक, इसको नोट करो, फिर सीमांत घर्षण के नियम देखते हैं। हेडिंग डालो, चलो, सीमांत घर्षण के नियम। क्या कहता है, देखो सीमांत घर्षण का नियम हम लोग क्या कहता है कि सीमांत घर्षण बल जो है ना, कब लगता है सीमांत घर्षण, सीमा का अंत, कोई सीमा को मार मत देना, सीमा का अंत मतलब मान लो कोई वस्तु एफ, किसी वस्तु पर एफ बल इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो वस्तु कैसे हो, चलने ही वाली हो, चले मत, है ना, चलने ही वाली हो, चलने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन हो, मतलब वही जैसे किसी चीज को धक्का देते हैं तो हल्का आगे पीछे होता है, कहने का मतलब वो चलने ही वाला होता है, लेकिन ढूला नहीं होता, है ना, बस वस को या गाड़ी वाड़ी को जो भी है, तो वही कंडीशन है। तो एक इसके विपरीत दिशा में हम लोग का क्या करता है, एक बल कार्य करता है ना, एक घर्षण बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो सीमांत घर्षण बल का जो मान है वो कैसा होता है, ये जो तल है जिस तल पर लग रहा है वो तल के क्या होता है, समांतर होता है, परंतु लगाए गए बल की दिशा के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। ठीक, तो जो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, पहला इसका मान जो है, किसका मान, सीमांत घर्षण बल का मान, इसका मान जो होता है वो होता है संपर्क तल के क्या होता है, समांतर होता है, वह कहां होता है, बल की दिशा के, हाँ, बल की दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक, बल की दिशा के कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में होता है ना। अच्छा, स्पर्श रेखीय होता है ना, ये स्पर्श करते हुए जाता है, क्योंकि इतना जगह थोड़ी होता है दो तल के बीच में, कि तुम लोग का दो तल के बीच में अगर जगह है तो हम लोग उसमें आराम से कर दे, नहीं, वो तो स्पर्श रेखा है भाई। मेरे हाथ में अगर मैं ये पेन को रखता हूं तो इस दोनों तल का संपर्क तल अगर देखोगे तो तुमको खाली आंख से दिख जाएगा क्या, नहीं, वो स्पर्श रेखा है, मान के चलो, अगर पेन में स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो मेरे हाथ का
तल है मान के चलो, है ना, तो वो स्पर्श रेखा, देखो संपर्क तल के समांतर कह सकते हो या स्पर्श रेखीय होता है ना, ये होता है। अच्छा, मान लो एक हमारे पास क्या है, एक वस्तु है जो कैसी अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में, ठीक, तो इस पर एक बल किधर की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर, mg, और एक बल ऊपर की ओर क्या कार्य करेगा, क्या, r, है ना, ये हम लोग का क्या है, वस्तु का कौन सा बल है, हाँ, वस्तु का भार बल है, जो ऊर्ध्वाधर कहां होता है, नीचे की ओर, है ना, याद रखना है, भार बल है। और ये आर क्या है, आर क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, जो सदैव तल के क्या होता है, लंबवत, तल के लंबवत, याद रखना मेरा शब्दों को, तल के लंबवत होता है। अब तल तुम्हारा कैसा भी हो, तल अगर ऐसा होगा तो तल के लंबवत ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि सीधा लंबवत ऊपर, मतलब ऊपर हो, वो तल के लंबवत होता है। अब तल तुम्हारा ऐसा रहेगा तिरछा, तो तल के लंबवत इधर है, अगर तल तुम्हारा ऐसा रहेगा तो ये ऐसा रहेगा, तल तुम्हारा ऐसा है तो ये ऐसा है, लेकिन हमेशा वो तल के लंबवत ही होता है। ऐसा नहीं कि तल को तुम लोग ऐसे रखे हो तो लंबवत हम लोग का ऐसे ऊपर होगा, नहीं, वो तल के लंबवत इस डायरेक्शन में जाएगा, समझे, हाँ, तो ये होता है हम लोग का। तो हमेशा याद रखना, आर जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया होता है ना, या इसी को अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक। तो वस्तु का भार mg एक किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, और एक हम लोग का अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर, मतलब वस्तु के भार बल के विपरीत बल हम लोग का क्या लगेगा, एक्शन का रिएक्शन आर रहेगा, ठीक। तो दूसरा इसमें एक चीज याद रखना, दूसरा एफ एस जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आर के। अच्छा, यहां पर के लिए एक चीज ये याद रखो कि आर का जो मान होता है वो बराबर होता है किसके, mg के, परिमाण में कह रहा हूं, दिशा में नहीं, दिशा में रखूंगा तो मैं माइनस करूंगा एक ठो को, है ना, क्योंकि विपरीत दिशा में है। लेकिन अगर हम लोग बात करें परिमाण की, तो परिमाण के लिए हम लोग का क्या होगा, आर बराबर होगा किसके, mg के, क्योंकि क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो आर बराबर होगा mg के। तो यहां से एफ एस अनुक्रमानुपाती होगा आर के, अनुक्रमानुपाती बताया हूं, एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान स्वतः ही क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब देखो, आर बराबर mg है, mg कहने का मतलब क्या है, वस्तु का भार बल, अगर वस्तु का भार बड़ा कर दोगे तो प्रतिक्रिया बल का भी मान क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर आर का मान ज्यादा होगा तो एफ एस का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, समझे। मैं पहले ही बताया हूं, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता हूं, है ना। अब उसका एक आकृति को बढ़ा दोगे तो जितना बढ़ाओगे तो घर्षण बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल वजन ज्यादा हो जाएगा, अब धक्का मारोगे तो घर्षण ज्यादा होगा, है ना। तो उसी कंडीशन में एफ एस अनुक्रमानुपाती होता है किसके, आर के। अच्छा, जब अनुक्रमानुपाती को हटाते हो तो एक हम लोग का क्या लगता है, नियतांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यू एस इंटू क्या, आर, ठीक, ये होता है, ये याद रखना। जहां म्यू एस क्या है, अनुपातिक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शायद घर्षण गुणांक कहते हैं, हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक, ठीक, जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं, ठीक। म्यू एस क्या है हम लोग का, अनुपातिक नियतांक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं, समझ गए अब, हाँ, बस यही है, क्या चीज, हाँ, दो ही ठो है, और देखोगे तो और दिखा दूंगा। और एक चीज होता है तीसरा, इसी में देख लो, सीमांत घर्षण का जो मान होता है, सीमांत घर्षण का मान लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, बराबर मतलब ये जो हम लोग का एफ एस है वो बराबर हो जाएगा किसके, एफ के। सीमांत घर्षण का मान लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है, क्योंकि जितना तुम उधर से एक्शन लगाते हो उतना उधर से क्या हमको मिलता है, ये फ्रिक्शन फोर्स मिलता है, उतना ही घर्षण बल हमको मिलता है, इसलिए वस्तु चलने वाली नहीं रहती। लेकिन हम लोग बल को बढ़ाते जाते हैं, वस्तु को एक ऐसी स्थिति में लाते हैं जब वस्तु हल्का ढूले, मतलब चलने ही वाली हो लेकिन चले ना, है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग का एफ एस बराबर होता है किसके, एफ के, मतलब सीमांत घर्षण का मान लगाए गए बाह्य बल के बराबर रहता है, तभी तो ढूलता नहीं रहता, और जहां वो ढूला मतलब सीमांत घर्षण खत्म हम लोग का, ठीक। ये तीन नोट करो, यहीं से थोड़ा सा और आएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तीन को नोट करो। अब देख लो, इसमें तीन कंडीशन आता है, नॉर्मल है,
सिंपल है ऐसी, देख ले रहा हूँ, खाली बता दे रहा हूँ। इसमें कंडीशन लिखना लिखना मत, ऐसी देख लो। इसमें 3 कंडीशन आता है हम लोग का। क्या क्या है हम लोग का, देखो। पहला कंडीशन हम लोग का क्या है, जब वस्तु कैसी हो, विराम अवस्था में हो। तो F बराबर होगा एफ एस के, ये हमेशा होता है। लेकिन ये एफ एस जो है ये छोटा होगा किससे, म्यू एस इंटू आर से। क्यों, क्योंकि ये छोटा होगा तब तो हम लोग का वस्तु कैसा होगा, चलेगा नहीं, क्योंकि घर्षण ये क्या है, तलों के बीच का क्या है, घर्षण गुणांक है। घर्षण ज्यादा होगा तो वस्तु क्या होगा, चलने की कंडीशन में नहीं रहेगा, उस कंडीशन में, है ना, वस्तु चलेगा नहीं। और दूसरा देख लो, जब वस्तु कैसा हो, चलने वाली हो, चलने ही वाली हो, है ना, मतलब चलने की अवस्था में हो, गति की अवस्था में हो, लेकिन गति करे ना, गति की अवस्था में चलने वाली हो, तो एफ बराबर होगा किसके, एफ एस के, क्योंकि हम लोग का यहां से हमेशा रहेगा वो, है ना। लेकिन एफ एस जो है बराबर होगा किसके, म्यू एस इंटू आर के, क्योंकि अभी सीमांत घर्षण में लाए हैं। एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर, मतलब हल्का हल्का ढुलता रहेगा ऐसे, आगे पीछे चलेगा नहीं, आगे पीछे होता रहेगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, जब वस्तु कैसी करे, गति करे, या जब वस्तु गति अवस्था में हो, गति अवस्था में हो, तब एफ बराबर कितना हो जाएगा, एफ एस जो बड़ा होगा किससे, म्यू एस इंटू आर से। मतलब बाह्य बल का मान कैसा हो जाए, ज्यादा हो जाए। और बाह्य बल का मान ज्यादा होगा किससे, घर्षण से, तो वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। ठीक, ये 3 हम लोग का पार्ट होता है उसमें। खैर इसको तुम लोग को पढ़ने लायक नहीं है, ये नीट वगैरह का एग्जाम दिलाओगे वहां काम आता है ना। अब देखो गतिक घर्षण, हाँ उसी के अंतर्गत तो था ना, उसी के अंतर्गत था, गतिक घर्षण के अंतर्गत। तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन है हम लोग का, इस गतिक घर्षण के अंतर्गत 2 आते हैं। पहला आता है क्या, सर्पी घर्षण, और दूसरा क्या आता है, लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण को हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, और लोटनिक घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, सर्पी घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और लोटनिक घर्षण को क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो देख सांप कस फिर बन गए हो हम। सर्पी घर्षण का जो बताया था एक बार और समझ लो, है ना। सर्पी घर्षण क्या है, जब किसी वस्तु जब किसी तल पर अगर कोई वस्तु रखी है, वो वस्तु अगर उस तल पर सरकती है या क्या होती है, फिसलती है, सरकती है या फिसलती है, तो उसके विरुद्ध जो बल लगता है हम लोग का, है ना, उसके गति के विरुद्ध जो बल लगता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण बल कहते हैं या सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक, और लोटनिक घर्षण का क्या था, जब तल में कोई वस्तु क्या होती है, लुढ़कती है, जैसे टायर, गाड़ी का टायर, वो क्या होता है, लुढ़कता है। तो जो वस्तु किसी तल पर लुढ़कती है, रोलिंग करती है, तो उस पर जो हम लोग का उसके विरुद्ध जो बल लगता है, उसको हम लोग लोटनिक घर्षण बल कहते हैं या लोटनिक घर्षण कहते हैं। ठीक, समझ गए। तो अब हेडिंग डालो सर्पी घर्षण, और उसको लिखवा रहा हूं, चलो लिखो। जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सरकती है या फिसलती है, सरकती है या फिसलती है, सरकती है या फिसलती है, तो उनके मध्य का, उनके तलों के मध्य, उनके तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को, उनके तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को, घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण कहते हैं, पूर्ण विराम, उसी में एक छोटा सा लिख देना, इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे
एफ एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। फिर दूसरा हेडिंग डालो, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का हेडिंग डालो, फिर बता रहा हूं उसमें। हो गया। चलो लिखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, हाँ लुढ़कती है, तो उनके संपर्क तलों के मध्य, तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले, उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले, कार्य करने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहते हैं। घर्षण को, खाली घर्षण में वो मेंशन हो गया ना, घर्षण का परिभाषा भी है, विरुद्ध बल को। हो गया इतना चीज, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण, ठीक। अच्छा, इसे एफ आर से प्रदर्शित करते हैं, एफ आर, रोलिंग फ्रिक्शन, इसे एफ छोटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, घर्षण से लाभ, हानि और कम करने के उपाय, है ना, मैं पहले से लिख दिया हूं ताकि तुम लोग उसको समझो, क्योंकि इतना को लिखवाऊंगा तो फिर टाइम होगा, है ना, क्योंकि 2 स्टेप में खत्म करना है। घर्षण से लाभ, हानि और कम करने के उपाय। पहला तो हम लोग लाभ देखते हैं। घर्षण से लाभ क्या है? सतह पर चलना। घर्षण के कारण ही हम लोग क्या करते हैं? सतह पर चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम फिसल कर गिर जाते हैं। जैसे समझो, काई वाले जगह या टाइल्स वाइल से लगा रहता है, ज्यादा चिकना होता है, तो देखिए पानी वानी पड़ता है तो साए से फिसल कर दाएं से गिर जाते हैं, पिछवाड़े के मतलब पीछे के भार से, है ना। तो उससे क्या होता है, जब सतह पर चलते हैं, सतह चिकना हुआ तो हमारे पैर का तल और जमीन का सतह, इन दोनों के बीच जो संपर्क बल होता है, संपर्क तल होता है, उन संपर्क तल के बीच घर्षण बल का मान एकदम कम हो जाता है, जिसके कारण हम जमीन पर चल नहीं पाते और हम फिसल कर कहां गिरते हैं? नीचे गिर जाते हैं। ठीक। दूसरा, भोजन को चबा पाना, जो ऐसे गाय जैसे करते हो ना, भोजन खाते हो तो गाय जैसे चबाते हो, तो चबाते हैं तो भोजन को इसीलिए चबा पाते हैं क्योंकि दांत और उसके बीच में क्या होता है? दोनों दांतों के बीच में घर्षण होता है। घर्षण के कारण भोजन पिस पाते हैं और पिसने के कारण क्या होता है? चबा पाते हैं। पेन से पेपर पर लिखना या चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना। पेन से पेपर पर लिखना, अगर पेपर को भी देखोगे तो उसमें भी घर्षण होता है, और जब पेन से लिखोगे तो उसमें घर्षण होता है, जिसके कारण स्याही उसमें बैठता है। कैसे बैठता है वो मैं बताऊंगा अभी, है ना, कहां पर? पॉलिश करने की जगह में। ये अगर तुम लोग पेपर को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो पेपर ऐसे प्लेन नहीं रहता, वो हल्का ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ होता है ना, ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे। तो जब पेन उसमें चलाओगे तो पेन की स्याही इसी में भरा जाती है, ऐसे इसी स्याही में ऐसे करके वो भराती है, वो इसी उबड़ खाबड़ गड्ढे में, तो हमको दिखता है, हम लोग लिख पाते हैं। या चाक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, या मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, ये सब घर्षण के कारण है। घर्षण के कारण ही मैं इस पर लिख पा रहा हूं, घर्षण नहीं होगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक। उसके बाद है माचिस से आग उत्पन्न करना। अब ये तो तुमको पता है, माचिस को पकड़ के तीली को जलाओगे तो जलाने से उस पर मारते हैं ना, घर्षण होता है, जिसके कारण क्या होता है? आग उत्पन्न होता है। वाहनों की गति मंदित करना, फुल स्पीड में जा रहे हो, ब्रेक मारते हो, ब्रेक मारते हैं तो क्या करते हैं? उसका ब्रेक पैडल जो ब्रेक शू होता है वो उस गति को क्या करता है? मंदित करता है, घर्षण करता है वहां पर। ट्रेन के जगह में भी, बड़ी बड़ी गाड़ियों के जगह में भी, सब जगह, है ना। तो ये है घर्षण से होने वाले लाभ, इससे हमको फायदा होता है। भोजन को चबाते हैं, खाते हैं, सतह पर चलते हैं, हमारे लिए लाभ है। अब देखो, जो चीज इतिहास गवाह है, जो चीज हमको लाभ देता है वही हमको हानि भी देता है।
साइंस एक ऐसा है, अगर साइंस तुमको अच्छी चीज देता है तो खराब चीज भी देता है। ठीक, तो इससे घर्षण से लाभ क्या क्या है? पहला देखो, अतिरिक्त ऊर्जा का व्यय, एक्स्ट्रा एनर्जी खपत होता है। कोई भी चीज कर रहे हो, मशीन चल रहा है, मशीन में कल्प ऊर्जा घिसता है तो अतिरिक्त ऊर्जा नष्ट होती है, उसी घर्षण के रूप में, है ना, घर्षण के रूप में बाहर हो जाती है। जैसे मान लो मैं किसी चीज को ऊर्जा दे रहा हूं 100%, तो मैं चाहता हूं वो मेरे को 100% कार्य करके दे, तो 100% कार्य नहीं करेगा, वो 80 से 90% या 99% तक कार्य करेगा, लेकिन 1% कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि घर्षण के रूप में वो क्या हो जाएगा, 1% बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी मशीन चलाओगे तो घर्षण तो होगा ही। दूसरा, मशीन की दक्षता कम हो जाना, इसी घर्षण के कारण मशीन की दक्षता कम होती है, मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं, जिसके कारण मशीन उतना ठीक से काम नहीं कर पाती। तीसरा होता है सापेक्षिक गति का विरोध, जैसे वस्तु इधर जा रही है तो हम उधर जा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। ये घर्षण के कारण ही क्या होते हैं, विरोध करते हैं, धक्का देते हैं, कुछ वस्तु लेट से चलती है। ठीक। चौथा, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होना, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे कुछ चीजों को चलाते रहोगे, अचानक धुआं देता है मशीन, तो वो घर्षण के कारण ही है कि धुआं उत्पन्न देता है। जैसे बढ़ई लोग देखे हो, बढ़ई लोग ड्रिल मशीन से छेदते हैं, तो धुआं निकलता है, तो क्यों होता है? घर्षण होता है, तो उसमें से क्या निकलता है? धुआं। उसके बाद घर्षण को कम करने के उपाय देखो, पॉलिश करके। मैं बताया अभी, अगर कोई सतह है, ये सतह है, इस सतह को गौर से देखोगे तो ये सतह जैसे तुमको थोड़ी दिखेगा। ये कैसा है? ये सतह प्लेन ना होकर के उबड़ खाबड़ है, ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़। तो इस उबड़ खाबड़ में अगर कोई वस्तु को चलाओगे तो वस्तु की सतह भी उबड़ खाबड़ होगी, जरूरी नहीं कि वस्तु का सतह प्लेन हो। ठीक, तो देखो, जब ये हम लोग का वस्तु का सतह होता है, ये भी उबड़ खाबड़ होता है, तो जब एक उबड़ खाबड़ दूसरी उबड़ खाबड़ पर चलेगी, देखो, जब एक उबड़ खाबड़ दूसरी उबड़ खाबड़ पर चलती है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरलॉक। इंटरलॉक कहने का मतलब तुम लोग इसी में समझो, जैसे एक वस्तु ये है, इसका इसमें देखो, ये उबड़ खाबड़ है, और इसका हाथ का ये ले लो उबड़ खाबड़, और इसी को इसी में चलाओ, ऐसे देखो, तुम लोग प्रयोग करके देखो खुद, हाँ करो ना, ऐसे करके रख लो, और ये उबड़ खाबड़ है, ये मुक्का मारने वाला ये उबड़ खाबड़ है, और इसका ये उबड़ खाबड़ है। अब इसी उबड़ खाबड़ को एक दूसरे पर चलाओ, देखो प्लेन चल रहा है क्या? जैसे हाथ है, प्लेन चल रहा है ना, और ये प्लेन चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो इसी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें पॉलिश मारते हैं, ऐसे करके देखो, इसी उबड़ खाबड़ को कम करने के लिए इसमें पॉलिश मारते हैं। पॉलिश मारते हैं तो ये गड्ढे में भर जाता है, सब गड्ढे में, है ना, और गड्ढे में भरता है तो इसका जो उबड़ खाबड़ है वो कुछ हद तक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक। दूसरा, बाल बेयरिंग का उपयोग करके, बाल बेयरिंग का उपयोग करते हैं, मतलब देखो, ये हम लोग का बेयरिंग है ना, और इसमें ऐसे लगा होता है ना, तो ये जब घूमता है तो ये बेयरिंग घूमता है, इसके उपयोग से हम लोग घर्षण को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक, घर्षण को कम करने का उपाय। तीसरा है स्नेहक द्वारा, स्नेहक मतलब क्या कहते हैं? इसी को लुब्रिकेट कहते हैं, बाय लुब्रिकेट, है ना। स्नेहक मतलब देखो, स्नेहक एक ऑयल होता है जिसको डालते हैं तो घर्षण का मान को कम करता है, एक चिकना चीज। जैसे गाड़ी सर्विसिंग कराने जाओगे, गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हो ना, उसमें इंजन ऑयल डालते हैं, दुनिया भर का इंजन ऑयल होता है ना, कैस्ट्रोल का और दुनिया भर का 4X का इंजन ऑयल होता है, इस सब कंपनी का। यही इंजन ऑयल तुम लोग का क्या है? बायलुब्रिकेट है, मतलब स्नेहक है। इसको जब डालोगे तो पिस्टन आगे पीछे होता है ना, हाँ, वही पिस्टन जो आगे पीछे होता है उसके कारण घर्षण होता है। घर्षण को कम करने के लिए इसी इंजन ऑयल को डालते हैं। इंजन ऑयल को डालोगे तो क्या होगा? वो घर्षण का मान को कम करता है, और जब अंदर बाहर पिस्टन जाता है तो घर्षण कम होने के कारण अच्छे से काम करता है। और देखना, किसी किसी का इंजन ऑयल कम हो जाता है या खत्म हो जाता है तो पिस्टन घिसने लगता है, और उसी में इंजन, गाड़ी का इंजन बैठ जाता है, या इंजन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, फिर उसमें ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि मशीन का पुर्जा घिस गया, स्नेहक कम कर दिए, मशीन का पुर्जा घिसा, और मशीन का पुर्जा घिसा तो हम लोग का क्या हो गया? मशीन की दक्षता कम हो गई, और दक्षता कम हुई तो क्या हुआ? कल पुर्जे घिस गए। ठीक। चौथा है सुप्रवाहिता द्वारा। सुप्रवाहिता क्या होता है समझो, सुप्रवाहिता को बता दे रहा हूं। कोई वस्तु मान लो ऐसे गति कर रहा है, तो हवा जो आता है वो उसकी गति का विरोध करता है। अब मान लो फुल स्पीड में बुलेट ट्रेन जा रहा है ऐसे फुल स्पीड में, तो जितना स्पीड से जाएगा उतना भी स्पीड से वो हवा से टकराएगा, और हवा से टकराएगा तो हवा इसकी गति को क्या करेगा? कम करने का प्रयास करेगा, कम करेगा, हवा इसको टकराकर इसकी गति को रोकने का प्रयास करेगा, और घर्षण होगा इसके कारण। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुप्रवाहिता द्वारा करते हैं। मतलब क्या करते हैं
इसका जो इस शेप का बनावट है, इसकी बनावट को नुकीला टाइप का बनाते हैं, ऐसे 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 करके रहता है। एक्सप्रेस ट्रेन, मेट्रो, ये मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो कह दो, या वायुयान का हवाई जहाज कैसे सामने वाला भाग ऐसा होता है ना एरोप्लेन का, वो। तो इससे क्या होता है, जब हवा इससे टकराती है, वायु, तो वायु टकराती है तो ये इस माध्यम से ऐसे चल देती है, ऐसे टकरा करके, ऐसे, ये ऐसे टकरा करके ऐसे, मतलब इससे पर्याप्त मात्रा में नहीं टकराती, तो इसलिए हम लोग का क्या होता है, ये आराम से गति करता है और टकराने के कारण इसमें घर्षण बल का मान कम हो जाता है, इस शेप में अगर बनाओगे तो। ठीक, चलो अब अगला हेडिंग डालो, इसको नोट करो, हो गया। चलो अब अगला हेडिंग डालो, इसमें बताता हूं क्या अगला हेडिंग है। अगला हेडिंग डालो घर्षण गुणांक, घर्षण कोण है जी, सॉरी, घर्षण कोण है, गुणांक तो पढ़ चुके। घर्षण कोण, जिसको हम लोग शुद्ध इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ, शुद्ध हिंदी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। घर्षण कोण क्या है देखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो घर्षण कोण होता क्या है, हम लोग उसमें पढ़े हैं सदिश में, मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है ना, एक सदिश इधर एक सदिश इधर, दोनों का परिणामी कहां निकलता है, बीच में निकलता है, परिणामी जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। बस वैसे ही होता है, जैसे समझो, मान लो एक हमारे पास तल है, एक तल है हमारे पास, इस तल पर क्या रखा है, एक वस्तु रखा है ना। अब मान लो वस्तु पर एक बल इधर की ओर लग रहा है, धक्का, तो इस पर घर्षण बल किधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, है ना, इसके तल के अनुदिश इधर की ओर, एफ एस। वस्तु का भार किधर की ओर होगा, नीचे, mg, तो इसका अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां होगा, तल के लंबवत ऊपर की ओर, है ना। अब समझो, इन दोनों का, किसका, एफ एस का और आर का, इन दोनों का एक परिणामी कहां निकलेगा, दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में, एक वस्तु ऐसे है मान के चलो, है ना, तो इन दोनों का परिणामी कहां निकलेगा, यहां निकलेगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रतिक्रिया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रतिक्रिया। ठीक, अब समझो मेरा बात को, मैं एक बुक के तरीके से बताता हूं और एक अपने तरीके से। देखो सीमांत, ये क्या है, सीमांत घर्षण है ना, लिख दे रहा हूं फिर कंफ्यूजन मत होना, ये हम लोग का क्या है, सीमांत घर्षण है, और ये क्या है हम लोग का, अभिलंब, हाँ, अभिलंब प्रतिक्रिया। समझना, दो टाइप से बता रहा हूं, एक बुक के टाइप से, एक मेरे टाइप से। समझो, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, तो सीमांत में भी तो वही है, दोनों में वही चाह रहा है, उसको एफ एस से प्रदर्शित करते हैं, और उसमें नहीं पढ़े हो सर्पी घर्षण में, सर्पी घर्षण को भी एफ एस, वही है सबका, है ना। बस यहां पर यूज क्या हो रहा है उसको देखो, अभी इसका सीमांत घर्षण उधर लगे ना, तो देखो सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, ये वाला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण, है ना। सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी यही है, परिणामी जो अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जितने का कोण बनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण। दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हो, यदि किसी तल पर कोई वस्तु रखी है, तो उस वस्तु के द्वारा संपूर्ण प्रतिक्रिया बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इन दोनों के बीच बना कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण कोण कहते हैं। समझे, तो मैं दो टाइप से इसका परिभाषा बता दूंगा, तुम लोग को जो जो अच्छा लग रहा है या जो समझ आ रहा है तुम लोग उसमें वैसे बना सकते हो। ठीक, तो इस चित्र को बनाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चित्र को बनाओ, ये हम लोग का वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है, इस चित्र को बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चलो
चलो लिखो। एक तो बुक के हिसाब से बता दे रहा हूं एक परिभाषा, फिर एक अपने तरफ से, है ना। बुक के हिसाब से चलो लिखो। सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी, अल्प विराम कर देना। अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे उसे घर्षण कोण कहते हैं, उसे घर्षण कोण कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और लिखो, अथवा करके मैं बता देता हूं। अथवा किसी तल पर रखी वस्तु के लिए, किसी तल पर रखी वस्तु के लिए किसी तल पर रखी वस्तु के लिए तल के द्वारा लगने वाली संपूर्ण प्रतिक्रिया, तल पर लगने वाली, तल के द्वारा लगने वाली संपूर्ण प्रतिक्रिया, संपूर्ण प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया, और अभिलंब प्रतिक्रिया और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बने कोण को, अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच बने कोण को के बीच बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। पूर्ण विराम करना। फिर हो गया। फिर लिखो उसी में पूर्ण विराम करके इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। कोण का उसका ये है शो करने का तरीका, ये लेमडा, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। रुको एक सेकंड। अब देखो इसी के लिए हम लोग निकालेंगे 10, इसको मिला देते हैं। देखो इसको मिला दो इधर और इसको मिला दो इधर, तो ये एफ एस है तो ये भी कितना हो जाएगा एफ एस, और ये आर है ये वाला तो ये भी कितना हो जाएगा आर। अब समझो त्रिभुज इसको मान लेते हैं एम एन और ओ, और इसको मान लो पी, पूरा इसको मान लिए एम एन ओ और क्या मान लिए पी मान लिए। अब समझो इसी में त्रिभुज पी एन ओ में मान के चलते हैं। त्रिभुज पी एन ओ में देखो क्या क्या होगा। पी एन ओ में हम लोग यहां लेमडा के लिए लगा देते हैं 10 लेमडा। 10 क्या करोगे लेमडा, तो हम लोग का क्या होता है लंब बटे आधार। अब इसके लिए सामने वाला क्या बनेगा लंब, लंब कितना है एफ एस, आधार कितना है आर, है ना। तो हम लोग का हो गया 10 लेमडा बराबर एफ एस का मान हमको पता है, एफ एस का मान क्या है म्यू एस इंटू, मान को उठा के रख दो म्यू एस इंटू आर बटे आर, आर से आर कैंसिल, तो हमारे पास 10 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा म्यू एस,
एक तो ये याद रखो क्योंकि आगे काम आएगा, या लेमडा का मान लेके जाओगे तो उधर ये उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा कितना, ये यही हम लोग का क्या है, घर्षण कोण है। ठीक, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालना विराम कोण, है ना। एंगल ऑफ रिपोज, नया पोज मारेंगे। ऐसे कहना। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, विराम कोण देखो। अब समझना, मान लो ये क्या है, तल है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, तल या क्षैतिज तल भी कह सकते हैं ना, क्षैतिज तल इसको मान के चलो। ये हम लोग का क्या है, क्षैतिज तल। और अगर इसी क्षैतिज तल को थोड़ा सा उठा दूं यहां, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नत समतल, या इसी को क्या कहते हैं, आनत तल। हाँ, आनत तल। ठीक, इसमें क्या होता है, क्या इसमें क्या होता है, यहां पर वस्तु रखा होता है हम लोग का, है ना। तो नत समतल, है ना, कोई वस्तु जो कहां पर रखी हो, नत समतल पर रखी हो, तो नत समतल और क्षैतिज इन दोनों के बीच बने कोण को, इन दोनों के बीच बने कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी आनत तल का, है ना, या नत समतल कह सकते हो, किसी नत समतल का क्षैतिज के साथ बना वह कोण जिस पर नत समतल पर रखी वस्तु चलने ही वाली हो, चले ना, चलने ही वाली हो, तो उस बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विराम कोण कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसको थोड़ा इधर बता रहा हूं, हम लोग का काम आएगा। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। अब ये वस्तु है तो वस्तु का द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर किधर की ओर होगा, नीचे, mg। अब वस्तु खिसकने वाली है तो वस्तु किधर खिसक रही है, इस डायरेक्शन में। तो वस्तु पर हम लोग का कितना बल कार्य करेगा, वस्तु पर दो बल कार्य करेगा ना, एक हम लोग का एक्शन फोर्स और एक रिएक्शन, मतलब कह सकते हो एक बल लगेगा और एक उसका घर्षण बल लगेगा। तो वस्तु किधर खिसक रहा है, इधर खिसक रहा है, तो हम लोग का बल किधर लगेगा, वस्तु इधर खिसक रहा है, खिसकता किधर है, जिधर हम लोग बल लगाते हैं। मतलब वस्तु इधर खिसक रहा है, मतलब बल हम लोग का मेन बल किधर लग रहा है, इधर। और इसका रिएक्शन फोर्स किधर होगा तुम लोग का, मतलब घर्षण बल, जो इसके गति का विरोध करेगा, तो बल की दिशा के विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में, एफएस। समझे। अच्छा, अब इस पर हम लोग का एक आर भी आना है, अभिलंब प्रतिक्रिया, जो हमेशा तल के कहां होता है, लंबवत। तो ये हम लोग का तल है, तो तल के लंबवत किधर होगा, इस डायरेक्शन में, आर। और अगर आर है, इसको पीछे लेके जाओगे तो डैश 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 यहां आएगा। तो यहां पर थीटा है, तो यहां पर भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। समझे कैसे बनेगा, कैसे समझे, देखो यहीं पर को समझो कैसे बनेगा। ये ऐसा है, ऐसा है, यहां पर वस्तु रखा है ऐसे करके, एक बल नीचे की ओर है क्या, mg, यहां पर कोण है हम लोग का थीटा। अब समझो, अगर यहां पर इस रेखा के समांतर यहां से मैं लाइन खींच दूं, देखो इस रेखा के समांतर मैं यहां से ऐसे लाइन खींच दूं, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, कौन से नियम से, एकांतर कोण से, क्योंकि जेट का आकृति बन रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ये हम लोग का कितना है, 90 का है, तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा। अब देखो इसी में एक ऐसे आया है, ऐसे, तो अब समझो ये हम लोग का कितना का बनेगा, टोटल 90 का बनेगा।
अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, तो टोटल 90 है, उसमें एक कोण तुम्हारा है कितना, 90 माइनस थीटा, घटा दो तो 90, ये हो गया माइनस 90 और माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 से 90 खत्म तो कितना बचा ये वाला, इसलिए वाला क्या है, थीटा। और अब देखो प्रक्षेप्य गति मैं स्पष्ट बता दिया हूं, यदि यहां पर थीटा कोण बन रहा है, चलो लिखो उसी में परिभाषा, बोलो परिभाषा लिखो, किसी नत समतल का, किसी नत समतल का क्षैतिज के साथ बना वह कोण, किसी नत समतल का क्षैतिज के साथ बना वह कोण जिस पर रखी वस्तु, जिस पर रखी वस्तु गति करने ही वाली हो, जिस पर रखी वस्तु गति करने ही वाली हो, तो उस कोण को विराम कोण कहते हैं, तो उस कोण को विराम कोण कहते हैं। तो उस कोण को विराम कोण कहते हैं, हो गया। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहीं पर सीमांत घर्षण की अवस्था में देखो, सीमांत घर्षण की अवस्था में कौन किसको कंट्रोल करेगा, देखो mg साइन थीटा किसको कंट्रोल करेगा, एफ एस को, क्योंकि दोनों बराबर हैं परिमाण में और विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा को तो छोड़ो, हमको परिमाण देखना है, तो हम लोग का mg साइन थीटा बराबर होगा किसके, एफ एस के, है ना, इसको मान के चलते हैं समीकरण एक। वह इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि देखो इसके सीध में ये है, ये mg नहीं है ना, इसके आर के सीध में ये है, तो हम लोग का एम जी कॉस थीटा किसको कंट्रोल कर रहा है, आर को, इसको माने समीकरण दो। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक भागित क्या कर देते हैं, दो कर देते हैं, तो एम जी साइन थीटा बटे एम जी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हम लोग का एम जी साइन थीटा बटे एम जी कॉस थीटा बराबर एफ एस बटे क्या हो जाएगा, आर, तो एफ एस बटे आर, एम जी खत्म, हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एफ एस का मान हमको पता है म्यू एस इंटू क्या होता है, आर और बटे आर, यहां साइड में देना चाहो दे सकते हो, चूंकि एफ एस बराबर होता है म्यू एस इंटू आर, ठीक। साइन कॉस का कितना हो गया, टेन थीटा बराबर आर से आर कैंसिल, क्या बचा म्यू, एक, हाँ म्यू एस, म्यू एस, या म्यू एस बराबर क्या हो जाए, सॉरी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यू एस होगा, ये हम लोग का क्या है, विराम कोण। नोट करो इसको, फिर छोटा सा एक और है, विराम कोण और घर्षण कोण में संबंध।
अब देखो, कल हम लोग देखे थे थीटा जो है लेमडा के बराबर है। ठीक, हम लोग क्या देखे थे अभी, थीटा लेमडा के क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब वो सूत्र वगैरह लाए, संबंध बताए हो कि नहीं थीटा वाला, कि नहीं बताया हूँ? नहीं बताया हूँ ना, हाँ तो चलो देखो। हाँ हाँ, अब देखो, घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध, घर्षण कोण व विराम कोण में संबंध, हेडिंग डालो, संबंध। घर्षण कोण और विराम कोण में हम लोग का संबंध देखते हैं, है ना। हम जानते हैं, देखो ये नया टॉपिक ऐसे करके दे सकता है, घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध ज्ञात कीजिए करके, है ना। तो हम जानते हैं करके स्टार्ट करोगे। हम जानते हैं घर्षण कोण टेन लेमडा बराबर हम लोग का क्या होता है, म्यू एस। इसको मान के चलते हैं समीकरण एक। व विराम कोण टेन थीटा बराबर भी क्या होता है, म्यू एस। इसको मान के चलते हैं समीकरण दो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण चालू है ना, हाँ, समीकरण एक व कहां से, दो से। तो समीकरण एक और दो से क्या होगा, टेन लेमडा बराबर हो जाएगा किसके, टेन थीटा के, है ना, क्योंकि दोनों साइड म्यू एस है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। या इसी को हम लोग कर सकते हैं, इसको ऐसे जमा दो, थोड़ा सा जमा दो, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन लेमडा। आगे इसको ऊपर नीचे कर रहा हूं, इसका रीजन बनेगा, है ना। या दोनों साइड से टेन टेन खत्म कर देंगे, तो थीटा बराबर किसके हो जाएगा, लेमडा के। ठीक, तो ये होता है हम लोग का अभिष्ट संबंध, है ना, अभिष्ट संबंध। ठीक, ये रिलेशन है हम लोग का किसके किसके बीच, फ्रिक्शन एंगल और रिपोज एंगल, है ना, विराम को एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक, ये अभिष्ट संबंध है दोनों के बीच। अब इसमें कंडीशन आता है, तीन कंडीशन। पहला, जब वस्तु कैसी हो, विराम अवस्था में हो। जब वस्तु कैसी हो, विराम अवस्था में हो, तो थीटा छोटा होगा किससे, लेमडा से। थीटा छोटा होगा किससे, लेमडा से। और दूसरा, जब वस्तु चलने ही वाली हो, मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था में हो, सीमांत घर्षण की अवस्था में हो। सीमांत घर्षण की अवस्था में हो कहने का मतलब क्या है, जब वस्तु चलने ही वाली हो लेकिन चले ना, है ना, तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल होगा किसके, लेमडा के, अभी लाए हो, है ना। और तीसरा कंडीशन, जब वस्तु कैसे हो, गतिमान हो। जब वस्तु कैसी हो, गतिमान हो। तो गतिमान हो तो थीटा बड़ा होगा किससे, लेमडा से। अब समझो यहां पर इसको, जब वस्तु विराम में है, विराम में है तो थीटा का मान छोटा होना चाहिए लेमडा से। इस थीटा के मान को छोटा रखो। अब देखो, मान लो एक वस्तु है, ये यहां पर है, मान लो इतना में, यहां पर थीटा कोण बनाइए। थीटा छोटा होगा तो वस्तु यहां पर से गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तब भी नहीं गिरेगा, थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तब भी नहीं गिरेगा, है ना। और जब थीटा का मान बराबर हो जाए लेमडा के, है ना, लेमडा मतलब हम लोग का क्या था, घर्षण कोण। घर्षण कोण अगर 45 डिग्री में ठीक कर देते हो, इसको मान के चलो एग्जांपल 45 डिग्री में इसको कर देते हो, थीटा मतलब थीटा बराबर हो जाए लेमडा के। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ऐसे करके डायरेक्शन में, यहीं पर तो बना था ना हम लोग का लेमडा। मतलब यहाँ ये टोटल 90 है, इसके बीच से गया है तो 45 45 में कटेगा, मतलब लेमडा कितना होना चाहिए, लगभग 45। तो 45 डिग्री में जब थीटा होगा तो उस समय वस्तु कैसी होगी, सीमांत घर्षण की अवस्था में, अर्थात वस्तु चलने ही वाली होगी लेकिन चलेगी नहीं, चलने ही वाली होगी, है ना। और वहीं यदि हमारा मन नहीं माना, इसको और ऊपर कर रहे हो और बढ़ा रहे हो, मतलब सीधा सीधा थीटा का मान बढ़ा रहे हो किससे, लेमडा से। तो यदि इसको और ऊपर बढ़ाते जाओगे तो बढ़ाओगे तो ये टीका थोड़ी रहेगा, ये तो खिसकेगा ही। तो उसी को इसको आगे बढ़ाओगे तो ये खिसक के कहां आएगा, नीचे आएगा। ठीक, तो तीन कंडीशन होता है, जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो थीटा बड़ा, थीटा छोटा होता है लेमडा से। जब वस्तु सीमांत घर्षण की अवस्था में होगा, थीटा बराबर होगा लेमडा के, अर्थात लगभग लेमडा का मान तुम लोग 45 डिग्री के आसपास मान सकते हो, क्योंकि हम लोग का घर्षण कोण उधरी पर लगता है। और जब वस्तु गतिमान हो तो थीटा बड़ा होता है किससे, लेमडा से। ठीक, इसको नोट करो, फिर उसके बाद घर्षण से लाभ हानि वगैरह देखेंगे।
या सिद्ध कीजिए, ऐसे कह सकते हो, सिद्ध कीजिए कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। क्यों? दो कंडीशन में बताता हूं, है ना, चित्र बना के दोनों का। पहला हम लोग देखेंगे ढकेलते समय। ढकेलते समय का चित्र ये रहेगा, ये तल है हम लोग का, ये रोलर है ना, ये उसका डंडा है। तो डंडे में तुम लोग बल लगाओगे ढकेलने के लिए, एफ। समझो, ये हम लोग का क्या है, सतह है जिसमें हम लोग रोलर को रखे हैं, ये उसका मान के चलो डंडा है ना। ढकेलना है मतलब ऐसे धक्का लगाओगे, तो धक्का तुम लोग ऊपर थोड़ी लगाओगे, जो डंडा तुम्हारा निकला रहेगा उसी डंडा पे बल लगाओगे। ऐसे डंडा है तो डंडा पर ऐसे तो बल लगाओगे, ऐसे बल लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा डंडा। तो डंडा को ऐसे बल लगाना है, मतलब बल इसी डंडे की दिशा में ही होगा। अब ये इसको यहां पर को दो घटक में तोड़ देते हैं, इधर इधर ऊपर नीचे, ठीक। एक हम लोग का क्षैतिज और एक हम लोग का ऊर्ध्वाधर, ठीक। इसके साथ वो कैसा कोण बनाएगा, थीटा कोण बनाएगा, है ना। अब जिसके साथ थीटा कोण बनाता है उधर क्या रहता है, कॉस थीटा। तो यहां पर एफ का दो घटक, एक इस डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ साइन थीटा। हम लोग ढकेल रहे हैं तो रोलर किधर जाएगा, इधर की ओर। तो हम लोग का रोलर इधर जाना चाहिए, तो एक घर्षण बल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, एफ एस, विपरीत डायरेक्शन में। इसका एक भार नीचे की ओर रहेगा, वस्तु का भार डब्ल्यू मान के चलते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या, एम जी। और इसका एक रिएक्शन फोर्स कहां मान के चलते हैं, आर, है ना। अब देखो इस वस्तु पर चार बल लग रहा है, कितना, चार बल से ज्यादा है मेरे ख्याल से, हाँ चार बल लग रहा है। एक वस्तु का भार एम जी किधर की ओर, नीचे की ओर। एक प्रतिक्रिया बल किधर की ओर, ऊपर की ओर। एक फोर्स जो हम लगा रहे हैं, और इस फोर्स का हम लोग को घर्षण बल मिलेगा क्या, एफ एस। चार बल मिल रहा है ना। रोलर पर चार बल कार्य करते हैं, देखो रोलर पर चार बल कार्यरत हैं या कार्य करते हैं, है ना, जितना सरल भाषा में लिख सको, कार्य करते हैं। पहला एफ, जो क्या है हम लोग का आरोपित बल है, जो बल मनुष्य द्वारा लगता है उसको क्या कहते हैं, आरोपित बल, है ना। दूसरा एफ एस, जो क्या है, घर्षण बल है ना, जो ढकलने, जिधर ढकेल रहा है उसकी दिशा के विपरीत दिशा में होगा। तीसरा क्या है, वस्तु का भार बल, वस्तु का क्या, भार बल, जो हमेशा W होता है, जो mg के क्या होता है, बराबर, द्रव्यमान गुणित उसका ग्रेविटी, है ना। चौथा अभिलंब प्रतिक्रिया, एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है, उस समय इसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब वस्तु का भार बल रहेगा तो उसके ऊपर जस्ट अभिलंब प्रतिक्रिया बन जाता है, ठीक। कहने को वही है, रिएक्शन ही है। चार बल कार्य कर रहे हैं। ढकेलते समय क्या हो रहा है, देखो, अब देखो ढकेलते समय आर बराबर, देखो आर किधर है, ऊपर में है, तो इसको कंट्रोल कौन कौन कर रहा है, इसको नीचे वाले जो भी हैं वो कंट्रोल करेंगे। नीचे कौन कौन है, वस्तु का भार बल कौन सा, W प्लस, और ये नीचे ये भी है एफ साइन थीटा, तो W प्लस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा होगा। परंतु हम लोग को पता है घर्षण बल एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर। तो एफ एस बराबर क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर का मान कितना रखोगे, ये वाला। तो ये हो गया W प्लस एफ साइन थीटा, इसको मानेंगे समीकरण एक, है ना। ये रोलर को क्या किया, अभी ढकेले हैं, है ना, ये ढकेलने के लिए है। अब खींचते समय दूसरा देखो, रोलर को खींचते समय क्या क्या होगा उसको देखो। अब ये हम लोग का सतह है, ये हम लोग का क्या है, रोलर है ना। अब रोलर को खींचोगे तो ऐसे खींचोगे अपने डायरेक्शन में, मान लो रोलर इधर है और खींच तुम लोग उधर ही रहे हो, तो बल किधर लगेगा तुम लोग का, एफ। अब रोलर के ऐसे ही डायरेक्शन में ही तो करोगे ना, जो खींचेगा उधर, है ना, इधर ही करोगे। अब देखो इसका एक बल W किधर की ओर होगा, नीचे की ओर, और एक हम लोग का प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया कौन सा होगा, आर, ऊपर की ओर।
एफ भी दो भाग में टूटेगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में टूटेगा। यदि इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पर थीटा बनेगा, तो ये हम लोग का क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या होगा, एफ साइन थीटा होगा। अब समझो, डब्ल्यू नीचे की ओर है तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, ऊपर वाला, ऊपर जो भी बल लगेगा वो कंट्रोल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये तुम लोग का आगे काम आएगा एक समान वृत्तीय गति में, बंकित सड़क पर कार्य की गति, कार्ड की गति मुड़ने वाला वो। तो डब्ल्यू नीचे है, तो नीचे है तो इसको कंट्रोल कौन कौन करेगा, ऊपर वाला जो भी है ना। ऊपर वाला कौन कौन है, आर और एफ साइन थीटा, दोनों उस डायरेक्शन में। बाकी दिशा भूल जाओ, नीचे और ऊपर उन्हीं दोनों को हम लोग को इक्वल करना रहता है। नीचे अगर 10 ठो लग रहा है और ऊपर 1 ठो लग रहा है तो 10 उस एक के क्या होगा, बराबर होगा। अगर नीचे 1 लग रहा है ऊपर भी 1 लग रहा है तो दोनों बराबर होगा। ऊपर 10 लग रहा है नीचे 1 लग रहा है तो वो दोनों बराबर होगा, लेकिन अपोजिट में ही कंट्रोल करते हैं दूसरे को, ठीक। तो नीचे हम लोग का क्या लग रहा है, देखो अब यहीं से देखो, डब्ल्यू को कौन कंट्रोल कर रहा है, नीचे वाले को, ये ऊपर वाला आर और एफ साइन थीटा। तो आर प्लस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। यदि आर का मान निकालता हूं, देखो आर का मान निकालता हूं, यहां तक दिख रहा है ना उसमें, है ना। आर का मान निकालता हूं तो ये इधर आएगा, मतलब डब्ल्यू माइनस क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ये वाला हो गया। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 से तुम लोग खुद तुलना करो, समीकरण 1 व 2 से। घर्षण बल क्या करता है, वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करता है। मतलब हमको चाहिए घर्षण बल का मान क्या हो, कम हो। अगर घर्षण बल का मान कम है तो हमको कम ताकत लगाना पड़ेगा, वस्तु आराम से चलेगी। तो देखो यहाँ घर्षण बल जो है, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं तब हमको ये प्राप्त हो रहा है। और यहाँ जो घर्षण बल है, अच्छा सॉरी अभी आओ, बचा है ना इसमें, देखो बचा है। अब एफ एस निकालो, अभी बचा है, मैं चूक जा रहा हूँ। एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस इंटू आर होता है। तो एफ एस बराबर म्यू एस का म्यू एस रहेगा, आर का मान को यहीं पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। इसको मानेंगे समीकरण, तो ये एक हो गया। हाँ इसको मत मानना, ये वाला रहेगा हम लोग का, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 व 2 से हम लोग का घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए, कम। घर्षण बल का मान कम होगा तो वस्तु आराम से आगे चलेगी। यहां पर देखो घर्षण बल जो है, इसमें इसको जोड़ रहे हैं तब वो कहीं जाके इसके बराबर हो रहा है, और ये वाला क्या है, इसमें इसको घटा रहे हैं तब वो जाके इसके बराबर हो रहा है। तो इसका मान हम लोग का कम होगा, क्यों, क्योंकि इसमें घटा रहे हैं तो कुछ घट जा रहा है, तो हम लोग का एफ एस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें बढ़ रहा है हम लोग का, क्योंकि जुड़ रहा है, तो हम लोग का घर्षण बल इसमें कम होगा। और ये दूसरा स्टेप किसका है, खींचने का। मतलब रोलर को ढकेलने का बजाय सीधा सीधा खींचना क्या होता है, आसान होता है। समझे, बस यही है। कभी कभी दे देता है, कारण बताइए या सिद्ध कीजिए कि रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। तो यही है, ये चित्र को बनाओगे, फिर ये कॉन्सेप्ट दोगे, इसको यहाँ से लाके यहाँ पर करोगे और यहाँ पर एंड करना। इसको नोट करोगे, कैसे करोगे ना, कर लो। तुम लोग का भरोसा नहीं है, तुम लोग का दे सकते हैं। तो समीकरण, इसको मैं थोड़ा जमा के लिख दे रहा हूँ ना। समीकरण 1 से घर्षण बल का मान ज्यादा व समीकरण 2 में घर्षण बल का मान कम हो जाता है। अतः सीधा यहीं पर लिखेंगे, रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, ठीक। चलो नोट करो इसको, आज के लिए फिर इतना ही।